हमारे देश का न्यायालय निष्पक्ष है? आखिर सत्याग्रह अरविंद केजरीवाल को क्यों करना पड़ रहा है? मसला है भरोसे का। 3 मजबूत ग्राउंड्स हैं। नंबर 1 आरएसएस के वांछित जो संगठन है उसमें जाना। नंबर 2 उनके बच्चे जो हैं वो तुषार मेहता उनको केस आवंटित करते, गवर्नमेंट पैनल वकील हैं वो लोग। और नंबर 3 आपने इसी मामले से जुड़े हुए अन्य केसेस में बहुत जल्दी जो है वो आपने गिल्ट लाइक वर्ड्स का यूज किया हुआ है। जवाब तो वो दे ही नहीं है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि झुकाव है ही, हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही हूं स्वर्णकांता, लेकिन आशंका तो है ना। आप 4-4 बार गई हुई हैं, लगातार जा रही हैं। आपकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठने लगे हैं तो इतना कुछ गवा रही हैं आप, फिर भी आप खुद को रिक्यूज क्यों नहीं कर रही हैं? तो आखिर ये जुडिशरी पे प्रेशर किस तरह से बन रहा है और चीजें बदल कैसे रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। सब लोग जहां जहां पे हैं उनको ये लगता है कि अब अपने पास एब्सोल्यूट पावर है, और हर किसी ने हर लेवल पे ये काम किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल इधर न्यायालय से लड़ रहे हैं, उधर अपने ही बंदे लोग सब चले गए पार्टी टूट के कगार पे। अरविंद केजरीवाल क्या घिर चुके हैं? नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। क्या हमारे देश का न्यायालय निष्पक्ष है? क्या न्यायपालिका निष्पक्ष है? इस चीज को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहते, बहस होती रहती है, लेकिन इस बार इस बहस को जिंदा किया है अरविंद केजरीवाल ने। आपने वो वीडियो भी देखा होगा वायरल, जब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से सवाल पूछते हैं कि कैसे आखिर आप निष्पक्ष होकर के मुझे न्याय दे सकती हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जज साहिबा जो है वो एक पॉलिटिकल विचारधारा से अलाइन होती हैं, जिसकी वजह से मुझे न्याय नहीं मिल सकता है। सर, ये जो पूरा मामला है, अरविंद केजरीवाल ना केवल कोर्ट में ये बात बोलते हैं बल्कि बाद में ये बात बोलते हैं कि मुझे वहां से न्याय नहीं मिल सकता है, और अब वो सत्याग्रह कर रहे हैं कि मैं तो उस जज के सामने जाऊंगा ही नहीं, ना ही मेरा वकील जाएगा। सत्याग्रह का पूरा भी मसला चल रहा है। तो आखिर सत्याग्रह अरविंद केजरीवाल को क्यों करना पड़ रहा है? अरे एक जज है, वो अपना काम कर रही है, इस तरह से अपने मसले से ज्यादा वो जज पे ही अटैकिंग क्यों नजर आ रहा है? नहीं, ये कोई नई चीज नहीं है। पहली बात तो ये रिक्यूजल्स पहले भी हुए हैं। एक लैंडमार्क जजमेंट है रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो एक टेस्ट देता है, उस टेस्ट के आधार पर रिक्यूज कर लेना चाहिए जज को। हमारा मामला चल रहा है, हमारे मामले में भी एक जज ने खुद को रिक्यूज किया था, खुद ही कर दिया था। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला रिक्यूज करने का, जज ने कर दिया। तो जज की अंतरात्मा भी होती है और रिक्यूजल के नियम भी हैं, गाइडलाइंस भी हैं, लैंडमार्क जजमेंट भी है। सर, एक बार रिक्यूजल का रिक्यूजल मतलब जज के पास जब कोई मामला आता है कि भाई आपको इस मामले की सुनवाई करनी है, जज देखता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, किसी पार्टी की तरफ उसका कोई झुकाव तो नहीं है, कोई पेक्यूनरी बेनिफिट तो उसको नहीं मिल रहा, मतलब पैसों का कोई वो तो नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए जब जज के अंतरात्मा में ये बात आती है कि नहीं यार, ये शायद मैं जजमेंट बहुत अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, मैं निष्पक्ष रह नहीं पाऊंगा, तो जज खुद भी रिक्यूज करता है। उसके बाद जो लिटिगेंट होता है, जैसे अरविंद केजरीवाल लिटिगेंट है, इसमें एक पार्टी है, पार्टी को ये लगता है कि नहीं यार, ये जज जो है ये मेरे इस मामले को ठीक से नहीं सुनेगा। रीजनेबल एप्रीहेंशंस उसकी हों, रीजनेबल उसके पास तर्क हो, आधार हो, तो वो रख सकता है ये बात कि भाई आप मत सुनिए इस केस को। और पहले भी जजेस ने अपने आप को हटाया। मैं पॉलिटिकल मामले की ही बात करूं तो शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के खिलाफ एक मामला चला। मामला था नंदीग्राम में चुनाव का, जिसको ममता बनर्जी हार गई थी, और केस आया चंदा कौशिक नाम के जज के पास। रिक्यूजल के लिए अपील दी उन्होंने, ममता बनर्जी ने, और बाद में चंदा कौशिक ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया। उस केस से वो हट गई। कारण क्या था? कारण ये था कि 2015 तक चंदा कौशिक जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थी। तो ममता बनर्जी ने यही कहा कि भाई शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके नेता हैं, जज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक्टिव मेंबर रह चुकी हैं, तो ये जज जो है इम्पार्टिशन निष्पक्ष जांच करें और निष्पक्ष फैसला दें, इसकी उम्मीद नहीं है। तो जज ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। फिर उसने फाइन भी लगाया ममता बनर्जी के खिलाफ कि मैंने रिक्यूज तो कर दिया है देखते हुए चीजों को, लेकिन ऐसा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और मेरे को बदनाम करने की, तो फाइन लगा दिया, लेकिन जज ने रिक्यूज किया अपने आप को। मसला क्या है निवेदिता? मसला है भरोसे का, जिसपे हम लोग बहुत बातचीत करते हैं, चाहे चुनाव आयोग की बात हो, चाहे जुडिशरी की बात हो, इन सब लोगों पे भरोसा ही तो है ना। मतलब कोई भी जज, कोई भी जस्टिस, कोई चुनाव आयोग, या बहुत बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं जो देश के संचालन की जिम्मेदारी संभालते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोगों को भरोसा रहता है। लोगों को ये जैसे समाज की बात कर लें, हम गांव घर में अब भी पंचायत, और 5 लोगों को समाज से बुला लीजिए, 5 लोग जो फैसला लेंगे वो मान लेंगे। तो वो 5 लोग कौन होते हैं? वो 5 लोग ऐसे होते हैं जिन पर भरोसा किया जाता है।
है ना, कि यार ये जो आदमी फैसला देगा ये निष्पक्षता के साथ फैसला देगा। यही हालत जुडिशरी की है। हाँ। आम लोगों को, गरीब लोगों को, खास लोगों को भी ये लगता है कि जुडिशरी जो है वो निष्पक्ष होकर एक फैसला देगी, ये भरोसा है। ये भरोसा रहेगा तो व्यवस्था चलेगी, ये भरोसा टूट जाएगा तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो इस भरोसे को कायम रखने की जिम्मेदारी जिम्मेदार पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी बनती है। जैसे जुडिशरी में भरोसा कौन कायम करेगा? जो जुडिशरी के ऑफिसर्स हैं, हाँ, जो बिल्कुल। जजेज हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि भाई अगर भरोसा टूट रहा है, भरोसे को कायम करिए। इलेक्शन कमीशन में लोगों का भरोसा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये लोग करवाएं, लेकिन जब ये भरोसा डगमगाने लगता है तो वो भरोसा डगमगाए नहीं, बहाल रहे, इसकी जिम्मेदारी कौन रखेगा? चुनाव आयुक्त जो है वो रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त रखेंगे। मतलब वो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि आप भरोसे को बनाए रखें। इसी तरह से जुडिशरी की जिम्मेदारी है आप भरोसे को बनाए रखें। मसला अरविंद केजरीवाल वाले में है क्या कि भरोसे का इशू है। एक पार्टी जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको भरोसा नहीं है कि ये जो जज हैं ये निष्पक्ष निर्णय दे पाएंगी। जज ने अपने पक्ष में बहुत सारी बातें बोली और बहुत सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने पक्ष में बोली, तर्क दिए उन्होंने। लैंडमार्क जजमेंट जो है वह रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक टेस्ट देता है। टेस्ट क्या है कि भाई जो जज है किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और वो अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेगा, वो मन स्थिति देखेगा पार्टी की कि पार्टी के मन की स्थिति क्या है। अब जो अगर एप्रीहेंशंस मेरे हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हैं तो मुझे उसके आधार देने पड़ेंगे, मुझे साबित नहीं करना होगा। मतलब साबित करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। अगर मेरे दिमाग में सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, सॉलिड कारण हैं जिनके आधार पे मैं आप पे शक कर रहा हूं, वो कारण आपको बताने होंगे। और माफ करिएगा, अरविंद केजरीवाल ने जो कारण बताए हैं वो कारण तो सॉलिड दिखते हैं। अब ये आम लोगों को निर्णय लेना है। और अरविंद केजरीवाल का मैं वीडियो मैसेज देख रहा था उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें उन्होंने लिखा भी है ये लोगों को सोचना समझना है क्या वो भरोसा कर सकते हैं। कारण क्या क्या बताया अरविंद केजरीवाल ने? नंबर एक, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद में ये लगातार जाती रही है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। नंबर दो, इनके जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट इम्पैनल्ड हैं और तुषार मेहता इनको केसेस आवंटित करते हैं जिनको बहुत ज्यादा केसेस मिले हैं। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जस्टिस जो हैं स्वर्णकांता, उनके बच्चे वहां इम्पैनल्ड हैं, उनको वहां केस मिलता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखता है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि भाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी मेरे हिसाब से 2026 में इन सब लोगों को बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। सीबीआई को खरी खरी सुनाई और यहां तक टिप्पणी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि भाई ये पूरा जो मामला था लिकर स्कैम वाला, एक्साइज पॉलिसी वाला, ये पूरा वेल प्लान्ड था, साजिश थी। ये राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है, देश की जुडिशरी का ही हिस्सा है, ठीक है। उससे पहले जब ईडी ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तो उस गिरफ्तारी के खिलाफ इन लोगों ने अपील की थी हाई कोर्ट में। उस अपील में स्वर्णकांता ही सुन रही थी वो मामला भी, और स्वर्णकांता ने उसमें टिप्पणी की हुई है कि हाँ ये प्राइमा फेशिया गिल्टी दिख रहे हैं और ये जो है ये गुनहगार जैसे लग रहे हैं। आपने गिल्ट या कमिटेड ऑफेंस जैसे वर्ड्स का यूज किया है, तो एक आपके प्रति एक पूर्व धारणा भी बनती है कि आप शायद धारणा बना के बैठे, क्योंकि उन तीनों ही मामलों में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ भी दी, इंटरिम जमानत भी दी। तो तीन मजबूत ग्राउंड्स हैं। नंबर एक, आरएसएस के वांछित जो संगठन है उसमें जाना। नंबर दो, उनके बच्चे जो हैं वो तुषार मेहता उनको केस आवंटित करते, गवर्नमेंट पैनल वकील हैं वो लोग। और नंबर तीन, आपने इसी मामले से जुड़े हुए अन्य केसेस में बहुत जल्दी जो है वो आपने गिल्ट लाइक वर्ड्स का यूज किया हुआ है। और फिर एक जो और मजबूत आधार है वो ये है कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड, स्पीड जो है बहुत जबरदस्त है। जुडिशरी की आमतौर पर नहीं है, लेकिन इस केस में स्पीड जो है वो बहुत जबरदस्त दिख रही है। तो ये भी, और प्राइमा मतलब मेरे हिसाब से 5-10 मिनट के अंदर ही स्वर्णकांता जी ने ये कह दिया था कि प्राइमा फेशिया ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है ये एररनेस दिखता है, गलत दिखता है। 5 मिनट में ऐसे कैसे? तो आपके खिलाफ एक वाजिब आशंका जो है वो अरविंद केजरीवाल के मन में पैदा हुई। वो एक पार्टी है, उन्होंने लिखकर आपके सामने ये बात रखी है कि भाई आप प्लीज अपने आप को रिक्यूज कर लीजिए। तो क्या हाईकोर्ट में और जजेस नहीं है? मसला तो भरोसे का है ना। और ये सारे आधार के बाद लोग भी बताएं कि क्या भरोसा कायम रह पाएगा? आशंका तो पैदा होगी और वाजिब आशंकाएं हैं। तो मुझे लगता है कि स्वर्णकांता जी और जो उन्होंने पक्ष रखे हैं अपने, अगर वो सही भी हैं तो स्वर्णकांता जी इस भरोसे को कायम रखने के लिए आप जज हैं, ठीक है।
फैसला देना आपका काम है निष्पक्ष होके, थोड़ा बड़ा दिल दिखाती और भरोसे को बहाल रखने की, भरोसे को कायम रखने की कोशिश करती दिखती, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। अच्छा, जो रिक्यूजल की मांग थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो उस पे बोलते हुए जो अरविंद केजरीवाल के आरोप हैं उस पे वो साफ साफ जवाब भी लेकिन सर देती हैं। अब जैसे अधिवक्ता परिषद वाली बात है, हाँ। तो उस पे कहती हैं कि भाई अधिवक्ता परिषद का जो इवेंट था वो पॉलिटिकल इवेंट नहीं था। चीफ गेस्ट और अगर आप चीफ गेस्ट बन करके जाते हैं और कई जजेस जाते हैं, कई वकील जाते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, आई वॉज अ चीफ गेस्ट। इसके अलावा वो बच्चों वाली बात पे कि हमारे बच्चे जो है केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उस पर भी वो जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि भाई इस तरह से तो फिर जुडिशरी का काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। कोई जज और उसके घर वाले कैसे जी रहे हैं ये डिसाइड करने वाले आप लोग कौन होते हैं? कोई भी जज जो होता है वो मेरिट के बेसिस पे अपने बैठा हुआ है और उसके बेसिस पे आपको न्याय देता है, ना कि किसी बैकग्राउंड को देखते हुए कि मेरा परिवार कहाँ पे है और मेरी विचारधारा क्या है। जज इससे ऊपर होता है। जवाब तो वो दे ही रही है, पर आप ही लोग नहीं मान रहे हैं, वो तो बता रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ साबित करने की जिम्मेदारी नहीं है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आशंकाओं की बात है। आप किसी भी संगठन में मुख्य अतिथि के तौर पे आप बुलाई जा सकती हैं, और भी जजेज और भी वकील जाते होंगे अधिवक्ता परिषद की उस बैठक में या उन कार्यक्रमों में जिसमें स्वर्णकांता गई थी। मेरे कई संस्थान ऐसे जिनसे मैं जुड़ा रहा वो नहीं बुलाते हैं पॉलिटिकल आइडिया के कारण, या जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। मेरे कई टीचर्स जिनका मैं फेवरेट स्टूडेंट रहा वो मुझे गालियां देते हैं इनबॉक्स के अंदर, ठीक है। तो कोई आपको बुलाता कब है? जब आपका थोड़ा बहुत झुकाव हो। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि झुकाव है ही, हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही हूं स्वर्णकांता, लेकिन आशंका तो है ना। आप 4-4 बार गई हुई हैं, लगातार जा रही हैं आप। नंबर एक तो ये, नंबर दो केवल यही वजह नहीं है, वजह और भी है। दूसरी बात, जो बच्चों वाली बात में वो कह रही है कि कोई और तय नहीं करेगा कि अपनी लाइफ कैसे जिए और कैसे ना जिए। अरविंद केजरीवाल का वीडियो मैसेज देखेंगे तो वो बड़ा जबरदस्त तरीके से ड्राफ्ट करके बनाया गया वो मैसेज दिखता भी है ना। आप उन्होंने क्या कहा है कि स्वर्णकांता के बेंच के सामने, जस्टिस स्वर्णकांता के बेंच के सामने अगर मेरा कोई और भी मसला हुआ जिसमें दूसरी पार्टी बीजेपी नहीं हो, आरएसएस नहीं हो, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं हो, तो मैं स्वर्णकांता जी के सामने बैठूंगा, मैं स्वर्णकांता जी के सामने दलीलें पेश करूंगा, वो केस लड़ूंगा। लेकिन इसमें नहीं लड़ सकता। अरे आप जैसे जीवन जी रहे, बिल्कुल आपका अधिकार है। आपके बच्चे कहां काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, वो बिल्कुल उनका अधिकार है, वो करें। लेकिन एक वाजिब आशंका पैदा होती है कि आपके बच्चों का जो मालिक है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इधर पार्टी है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। हाँ, ट्रू। तो मेरे हिसाब से स्वर्णकांता जी जो है बड़ा भावुक, कम से कम बच्चों वाले मामले में जो उनका स्टेटमेंट है वो बहुत भावुक स्टेटमेंट है, और वाजिब सॉलिड ग्राउंड्स हैं आशंका करने की। तुषार मेहता, उन्होंने पूरा कोट किया है, मेरे हिसाब से 5,900 से ज्यादा केसेस इनको मिले हैं स्वर्णकांता जी के बच्चे को, और ये सबसे ज्यादा केसेस में से एक है जो तमाम वकील हैं उनको जितना मिलता है ना। तो आप बेनिफिशियरी हैं, तुषार मेहता सॉलिसिटर हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आशंकाएं हैं, आशंकाओं का ग्राउंड जो है वो मजबूत है। और अगेन, आप इसमें कॉन्साइंस का मामला नहीं है। जो रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो बात कर रही है, पार्टी के मन की स्थिति की बात है। अरे भाई, आपको न्याय करना है, आपको न्याय करना है, तो आपके लिए दोनों पार्टियां पहले तो बराबर खड़ी होंगी। कोई एक पार्टी इधर, कोई एक पार्टी उधर नहीं होगी, ऊपर नीचे वाला मामला नहीं होगा। अगर ये मामला है तो आप जज हो ही नहीं सकती हैं, तो आपको खुद रिक्यूज कर देना चाहिए अगर आपने कोई मन में धारणा बना ली है। अब एक पार्टी के मन में ये आशंकाएं हैं कि शायद आप ठीक फैसला नहीं करेंगी, और वो आशंकाएं पब्लिक भी कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की जो भरोसा है वो टूट सकता है। तो क्यों नहीं रिक्यूज कर सकते हैं आप? उसके बाद जो दलीलें कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दी, उसके जितने भी वीडियोस थे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चैनल से हटाने का भी आदेश आ गया। तो क्यों भाई, छुपा क्यों रही हैं आप? ऐसे थोड़ी होगा। अगर आशंका है तो आपको रिक्यूज कर देना चाहिए। कम से कम रणजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है जजमेंट जो है वो यही कहता है, और अरविंद केजरीवाल का साथ इसमें उन लोगों ने भी दिया जो अरविंद केजरीवाल के मुखर विरोधी हैं। प्रशांत भूषण, उनका बिल्कुल सही फैसला और राइटियस फैसला है ये, है ना। प्रशांत भूषण पहले पार्टी के अंदर थे, फिर निकाले गए या निकले, जो भी घटनाक्रम रहा, बहुत मुखर विरोधी भी रहे अरविंद केजरीवाल के। लेकिन अगर बात सब्सटेंस की है तो सब्सटेंस फिलहाल इस मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ दिखता है। और इतना कुछ होने के बाद भी जब रिक्यूज नहीं कर रही हैं स्वर्णकांता जी, तो वो कितना निष्पक्ष होके अब सुनेंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद तो मन थोड़ा और मेरा अगला सवाल इसी पे है, क्या
जैसा कि एक केस आपने बताया, ये होता है कि जज को खुद लगता है कि भाई मैं निष्पक्ष नहीं हो पाऊंगा इस मामले पे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, तो वो खुद को रिक्यूज कर लेता है, उस केस से हटा लेता है। और दूसरा होता है कि मांग की जाती है कि हमें लगता है कि आप जो है नहीं हमें न्याय दे सकते हैं, तो फिर जज खुद को रिक्यूज कर लेता है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार ये मांग उठी है रिक्यूजल की, इनकी हिस्ट्री भी रही है। और रिक्यूजल जो कि कभी न्यूज में आता ही नहीं, क्योंकि दैट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, कोर्ट में होता है वो चीजें न्यूज में आने लगी हैं। और आरोपी और केस से ज्यादा जज न्यूज बनने लगा है। एक तरह से कहिए कि आपकी ही इंटेग्रिटी पे सवाल उठने लगे हैं। तो इतना कुछ गवा रही हैं आप, फिर भी आप खुद को रिक्यूज क्यों नहीं कर रही है? क्या है आखिर? मेरा मतलब मैं वही कह रहा हूं ना, इसके कारण तो शंका जो थी वो और मजबूत ही हो रही है। वो धारणा कि शायद इस मामले में निष्पक्ष फैसला नहीं आएगा, वो और मजबूत हो रही है। वो भरोसा कि जजेस जो हैं पर्टिकुलर झुकाव के कारण, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण उनके फैसले प्रभावित होते हैं, ये धारणा मजबूत होगी। वो भरोसा टूटेगा लोगों का कि निष्पक्ष फैसला होता है। तो मसला स्वर्णकांता जी का नहीं है कि उनके बारे में क्या बातें हो रही है, मसला जुडिशरी का है। और मसला जुडिशरी में भरोसे का है। अगर जुडिशरी में भरोसा ही कायम नहीं रहा तो काय बात का लोकतंत्र भाई? संविधान है और संवैधानिक उपचार है। अगर संविधान का दिया हुआ अधिकार हमको नहीं मिल रहा है तो संविधान जो है उपचार भी दे रहा है हमको। और उपचार की प्रक्रियाएं जो है वो कोर्ट से होके जाती है, जुडिशरी से होके जाती है। तो जुडिशरी में अगर भरोसा नहीं रहा तो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रहता है। और ये पूरी कवायद ना मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं उनका काम ही भरोसा कायम रखने का है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो मीडिया हो, हमारी फ्रेटर्निटी हो। आज की तारीख में भरोसा नहीं बचा। नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जाइए ना, किसान आंदोलन आप कवर करने गए, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट हम लोग कवर करने गए। हम लोग सड़कों पर जब जाते हैं, आम लोगों की अब एक धारणा बन गई है, अच्छा तुम बीजेपी वाले पत्रकार हो कि कांग्रेस वाले पत्रकार हो। ये क्या जहालत है भाई? और इस जहालत में मैं इसमें लोगों को जिम्मेदार थोड़ी मानूंगा। जिम्मेदारी जो है व्यवस्था के ऊपर है। जुडिशरी के खिलाफ अगर लोगों के मन में भरोसा नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी जुडिशरी की है। इलेक्शन कमीशन के प्रति अगर लोगों का भरोसा नहीं है तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की है। मीडिया में अगर लोगों का भरोसा नहीं है तो जिम्मेदारी मीडिया की है, इस फ्रेटर्निटी की है, जिसने बार बार अपने एक्ट से ये दिखाया कि नहीं भाई देखो हम तो बीजेपी वाले हैं, या नहीं देखो भाई हम कांग्रेस वाले हैं। वो एक तरफ झुक के जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक ब्रॉडर कंसेंसस बन जाता है कि नहीं ये लोग तो भाई ऐसा ही है, एक पार्टी की बोलेगा, दूसरा दूसरी पार्टी की बोलेगा। तो भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी संस्थाओं की है। भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी जो है वो उन लोगों की है जो लोग काम कर रहे हैं। जुडिशरी में काम करने वाले लोग जुडिशरी में आम लोगों का भरोसा कायम रखें, ये बनता है। सही बात है। और आप पिछले कुछ सालों में सर ये देखिए कि लगातार कोई ना कोई जज जो है वो न्यूज में आता रहता है और विवाद में आता रहता है। पहले के टाइम का याद है कि जीके की किताबों में होता था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तब पता चलता था अरे अच्छा ये है, या फिर कि कोर्ट ने फैसला सुनाया, जज ने ये कहा। अभी आप देखिए, चाहे ये हो स्वर्णकांता जी हो, चाहे बेला त्रिवेदी का मैटर हो, या फिर जीआर स्वामीनाथन का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, जिनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग कर रहा है विपक्ष। 100 सांसद जो है वो सिग्नेचर देते हैं स्पीकर को कि भाई महाभियोग लेके आइए, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी हैं और ये एंटी दलित है, ये संविधान को नकल बोलते हैं, ये तो नकल है। एक जज बोल रहा है, जिसके बाद से कई जज नाराज भी हुए थे उनके ऊपर। तो ऐसे जजेस की जो, और ये बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से। तो ये इतने सालों से काम कर रहे हैं लोग, क्या अचानक दूसरी तरफ वाले ब्राह्मणवादी टाइप के और सरकार वाले दिखने शुरू हुए हैं? क्या है? क्योंकि जैसे कि जस्टिस स्वर्णकांता ने भी कहा कि मैं 35 साल से काम कर रही हूँ, मुझे पता है कि सोशल मीडिया पे अगर आलोचना हो रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये 35, 40 से जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर अचानक से इस तरह से कैसे हो रहा है? व्यवस्थाएं जो है ना, या आप ये समझे कि नेतृत्व जो है वो बहुत हद तक व्यवस्थाओं के माइंडसेट का निर्माण करता है, या हमारा एक्शन क्या होगा उसको भी वो निरूपित करता है। 2014 से पहले, और ये साफ तौर पे कह देने में कोई मेरे हिसाब से गुनाह नहीं है, ठीक है। 2014 से पहले के समय जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा हम लोग बुलंद करते थे। जो लोग इस नारे में यकीन नहीं भी रखते थे वो भी पब्लिकली नहीं कह सकते थे ये नारा खराब है, ठीक है। हमारे माँ बाप दादा दादी, उनको बताना यही पड़ता था पब्लिकली कम से कम कि नहीं बेटा सब बराबर होते हैं। घर के अंदर चाहे वो बेटे को बोलते रहे नहीं यार वो उसका पैर नहीं छूना है, उसका पैर नहीं छूना है, ये होता था। लेकिन पब्लिकली मूर्खता, जहालत या डिवाइड करने की जो मानसिकता थी या नफरत, उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि ये भाव थे नहीं, भाव तो थे ही। अगर भाव नहीं होते तो जातिवाद के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़ी जाती? क्यों आरक्षण जैसा जो नियम था वो संविधान के अंदर दिया जाता, संविधान में उसकी बात होती? मतलब ये भाव हमेशा से थे। 2014 के बाद इस तरह के भाव को लेजिटिमेसी मिली,
ठीक है, चाहे वो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ वाली भावनाएं हों, चाहे वो कम्युनल भावनाएं हों, चाहे वो कास्टिस्ट भावनाएं हों, ये लेजिटिमेट होती हैं। इसीलिए हम फ्रॉड बाबाओं का पूरा एक कल्चर देखते हैं कि किस तरीके से एक तो बाबा है वो रामभद्राचार्य शायद, जो कहता है कि दूबे छोटा है चौबे बड़ा है, पता नहीं क्या क्या, ब्राह्मणों के बीच में ही वो एक डिवीजन करने की कोशिश कर रहा था। मतलब ब्राह्मण तो सबसे टॉप पे है ही, ब्राह्मणों के नीचे भी डिवाइड कर रहा है। तो बाबाओं को लेजिटिमेसी मिली भाई, तो बाबा हमको दिख जाते हैं बोलते हुए। विधायकों को, सांसदों को ये लेजिटिमेसी मिली कि भाई तुम आप नफरत फैला सकते हो। इसीलिए एक पूर्व विधायक थे जो इस बार हार गए, उनसे हमने पूछा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नारे के बारे में, तो कहते हैं खोखला नारा है। लॉ मेकर खुलेआम ये बात कह रहा है, लेजिटिमेसी नफरत को मिलती है तो रमेश बिधूड़ी संसद के अंदर दानिश अली को कटवा और कठमुल्ला और आतंकवादी कहा जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। जब लेजिटिमेसी मिलती है साइंटिफिक टेम्पर को खिलाफ बात कर देने की, या जब हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि भाई जो शल्य चिकित्सा या प्लास्टिक सर्जरी था गणेश वाला, इस तरह के एग्जाम्पल अगर प्रधानमंत्री देते हैं, तो क्यों नहीं जज जो है वो बोलेगा कि मोर जो है या मोरनी जो है वो आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो जहालत जो है वो किसी पेशे को देख के थोड़ी आती है, जहालत तो इंसान के अंदर की बात है। और जज हो चाहे चुनाव आयुक्त तो होते तो इंसान ही है ना, तो इंसानी कमियां, इंसानी भावनाएं उनके मन में भी होंगी, वो भावनाएं लेजिटिमेसी पा गई। इसीलिए हमको जजेज कास्टिस्ट भी दिख रहे हैं, जजेज कम्युनल भी दिख रहे हैं, जजेज हमको नॉन साइंटिफिक भी दिख रहे हैं, और जजेज हमको विभाजनकारी भी दिख रहे हैं। और ये सब होता हुआ दिख रहा है, इसमें जिम्मेदारी जजेस के ऊपर है कि भैया बचा लो जुडिशरी को। जुडिशरी को क्वेश्चन करने में आम लोग इसलिए भी हिचकते हैं क्योंकि सर शुरू से देखिए ना, एक हमारे अंदर होता है कि अरे सुप्रीम कोर्ट है, अरे जज है, एक पवित्रता वाली बात आ जाती है कि वो वहां पे वो अथॉरिटी वाली जो बात होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना वो सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले, याद होगा आपको 2015 वगैरह के बाद की बात है, जब जजेस आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो लगातार जिस तरह से हमले हुए हैं। और सरकारें जो है, अभी जो सरकार है हमारी, डायरेक्ट हमला तो दिखता नहीं है कुछ भी कि डायरेक्टली कि कोई नियम ला दिया कि जज हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, सीएनआरसी टाइप की चीजें तो उनके साथ की नहीं है। तो आखिर ये जुडिशरी पे प्रेशर किस तरह से बन रहा है और किस तरह से जुडिशरी को खोखला किया जा रहा है, चीजें बदल कैसे रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि डायरेक्ट हमला नहीं दिखाई देता है। और ये भी लगता है ना कि ये जैसे खुद कोर्ट्स जो होते हैं, पूरी न्यायपालिका खुद को वही पवित्रता वाली बात जो आम लोगों की है उसको वो सुपीरियर खुद को मानने लगते हैं। क्योंकि अब देखिए ये एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार करके मोदी सरकार ही लेकर के आती है, मोदी सरकार तो नहीं कहेंगे लेकिन एनसीईआरटी में आता है, तो तार आप जोड़ते रहिए कहाँ से आ रहा है। एनसीईआरटी में चैप्टर ऐड होता है कि न्यायपालिका में, न्यायालय में भ्रष्टाचार, इसमें सुओ मोटो लेते हुए झाड़ लगाई जाती है कि गलत तरीके से आप परसेप्शन बनवा रहे हैं कोर्ट के खिलाफ, आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार क्या है नहीं, या फिर आप चाहते नहीं कि बच्चे पढ़ें, और क्यों नहीं पढ़ें। और हम लोग खुद कह रहे थे कि हाँ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये शोज भी हुए, तमाम प्रोग्रेसिव लोग अगेंस्ट में भी आ गए कि आप इस तरह से न्यायपालिका को नहीं बदनाम कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट तो वो भी था। तो ये फिर कैसे मसला ये चल क्या रहा है फिर? नहीं, ये तो एग्जैक्टली वही मामला है ना कि भाई सब लोग जहां जहां पे हैं उनको ये लगता है कि अब अपने पास एब्सोल्यूट पावर है। मतलब हर किसी ने अपना मास्टर शायद नियुक्त कर लिया है कि ये मास्टर है, इसके अलावा सब हमारे स्लेव हैं। और हर किसी ने हर लेवल पे ये काम किया हुआ है। न्यायालय में भ्रष्टाचार जिसकी बात आप कर रही हैं, क्या नहीं होता है? सीधे तौर पे लोग कह दें कि नहीं होता है, तो मैं हजारों ऐसे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां आम लोग न्याय के लिए दर दर भटकते रहते हैं। खूब भ्रष्ट क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? अगर नहीं होगा भ्रष्टाचार, कॉन्सेप्ट उनको पता रहेगा, तो वो देख लेंगे कि नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार। मगर सर जो लोग तर्क दे रहे थे कि ये सरकार जो चाहती है कि न्यायालय को खराब नजरों से देखा जाए ताकि वो कुछ भी करे, और कभी न्यायालय गलती से बोल दे तो ये कहें कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बच्चे पढ़े हैं, होता तो है ही। तो ये दोनों क्या खेल खेल रहे हैं? नहीं, ये मामला ये है ही नहीं कि कौन कैसे खेलेगा, इसका कोई मसला मुझे नहीं दिखता है। मामला यह है कि होना क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया? क्या हमें नहीं पता होना चाहिए लाल किला किसने बनवाया? क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि 1400 या 1500 ईस्वी से 1857 तक कौन शासन कर रहा था इस देश में? आप सारे मुगलों को हटा रहे हैं एनसीईआरटी से, तो आप विचारधारा के आधार पे काम कर रहे हैं केवल। और ये चीज जजेस के खिलाफ जब आते हैं एनसीईआरटी वाला मसले पे, एनसीईआरटी के उस चैप्टर वाले मसले पे, तो वही दिखता है कि आप अपने खिलाफ को सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? मतलब मेरा सिंपल सा सवाल अब भी वही है, न्यायालय में भ्रष्टाचार है भाई, तो आपको सुनना पड़ेगा और लोग पढ़ेंगे इसके बारे में।
और ताकि वही लोग तो कभी पत्रकार बनेंगे, वही लोग वकील बनेंगे, वही लोग जज बनेंगे। तो जो उन्होंने पढ़ा सुना देखा है उसके हिसाब से काम करेंगे कि भाई भ्रष्टाचार ऐसे ऐसे होता है, ये नहीं होने देना है, या वॉचडॉग की तरह देखेंगे कि ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो सकता है। न्यायालय की आपने जो बात की थी ना, वो 2015-2018 की घटना थी, जब 4 जजेस बाहर आए थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर, और आपने कहा दबाव कैसे बनता है। हर चीज दबाव से नहीं होती और बहुत सारी चीजें दबाव से भी होती होंगी, लोभ से बहुत कुछ होता है। जो जो जजेस आए थे वो जज, उनमें से ज्यादातर जजों को बाद में सेवानिवृत्ति के बाद क्या मिला वो आप लिस्ट डाउन कर लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि किस कारण से कोई टूट जाता है, या किस कारण से कोई बिखर जाता है, या किस कारण से कोई झुक जाता है, वो पता पड़ जाएगा। उसको कई बार हम लोगों ने अपने वीडियोस में लिस्ट डाउन किया ही है, तो नहीं करेंगे, कोई तो गवर्नर ववर्नर भी बन जाते हैं शायद। अच्छा, तो ये इस बहरहाल ठीक है। पे चैप्टर पे सुओ मोटो लेने वाला न्यायालय और न्यायतंत्र, तमाम चीजें हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, सुओ मोटो नहीं ले पा रहा है। हाँ, तो सीओ मोटो के लिए तो प्रशांत भूषण जी का पॉडकास्ट मैंने किया हुआ था और उनसे ये सवाल पूछा, सीओ मोटो लेते कब हैं, मतलब इतना जबरदस्त प्रदूषण चल रहा है, और एसआईआर के दौरान जो है सो जो बीएलओज हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, सीओ मोटो कब लेगी, कब? कहता हम भाई जल रहे, पेड़ कट रहे हैं। तो उन्होंने बोला सीओ मोटो जो है वो जज के विवेक पे निर्भर करता है, कब लेना है कब नहीं लेना। अब दिक्कत यह है कि वही विवेक जो है सवालों के घेरे में है, क्योंकि जज का विवेक तो ये भी कहता है मोरनी जो है आंसू से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो भाई साहब, ये जितने भी आपके विवेक ववेक हैं, किसी के भी, वो जज के हों, वकील के हों, प्रधानमंत्री के हों, पत्रकारों के हों, आईपीएस के हों, आईएएस के हों, सबके विवेक संदेह के दायरे में हैं। और जब तक संदेह के वो सारे बादल छट नहीं जाते तब तक आप घोषणा नहीं कर सकते कि आप बड़े विवेकशील आदमी हैं, है ना। घोषणाएं आशंकाओं से परे जाके नहीं होंगी। अच्छा, इस एपिसोड को अब अंत की तरफ ले जाते हुए एक सवाल जो है मेरे मन में, अब वापस अरविंद केजरीवाल की तरफ आते हैं। अरविंद केजरीवाल इधर न्यायालय से लड़ रहे हैं, उधर अपने ही बंदे लोग सब चले गए, पार्टी टूट के कगार पे। क्या अरविंद केजरीवाल क्या घिर चुके हैं क्या चारों तरफ से, उनकी तरफ चारों तरफ से हमला हो रहा है? पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है अगर वो न्याय, अब देखिए एक इमेज ये भी तो हम और आप बात कर रहे हैं कि हाँ रिक्यूजल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बाकी लोग बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि इन तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, इनको पता है क्योंकि इन्होंने किया है। एक तो ये इमेज बनाई गई और अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी की इमेज बना दी गई शराब नीति वाले मामले पे, और इमेज का जो है खेल बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ राघव चड्ढा से लेकर के सब लोग अटैकिंग है ही, पार्टी में टूट पड़ गई है, दिक्कत होने वाली है बहुत। फिर तो दिक्कत तो होने ही वाली है। मतलब अभी जो खबरें आ रही हैं अलग अलग सूत्रों के हवाले से, जो बात चल रही है कि पंजाब की सरकार जो है वो बहुत सुरक्षित है नहीं फिलहाल, है ना। कई विधायकों के टूट की बात अभी चल रही है। डर और लोभ का ही मसला यहाँ भी दिखता है। अशोक मित्तल, राघव चड्ढा जब डिप्टी लीडर पद से हटाए गए उसके बाद अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया। एलपीयू के ये सर्वे थे, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो इन्हीं की थी। इनके 10 ठिकानों पे लगभग ईडी की सर्च होती है। गुड़गांव में भी प्रॉपर्टीज का मामला होता है, यूनिवर्सिटी है, स्वीट्स का इनका काम है, उस सब में ईडी की सर्च होती है। उसके बाद अशोक मित्तल साहब जो हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं। 7 लोगों में उनका भी नाम है। हरभजन सिंह, इलीगल बेटिंग एप्स के मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है 2024 या 25 में। हरभजन सिंह जो है वो भी शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो एक्साइज लिकर वाला जो पूरा स्कैम था, उसके सप्लीमेंट्री चार्जशीट में राघव चड्ढा का भी नाम था। और राघव चड्ढा, आप याद करिए, जब टॉप लीडरशिप जेल में थी, राघव चड्ढा विदेश में थे। टॉप लीडरशिप जेल में थी, उनका कोई खास बयान आया ही नहीं टॉप लीडरशिप के, मतलब उस पूरी घटनाक्रम पे। जब वो बाहर आए तब राघव चड्ढा सड़क पे नहीं दिखे। ठीक है, जितनी राघव चड्ढा ने मांगे उठाई, जो बड़ी इन्फ्लुएंसर मांगे थी, इन्फ्लुएंशियल मांगे थी, और जिनका अच्छा खासा उनको ट्रैक्शन मिला भी, जो ट्रैक्शन अब जाता हुआ दिख रहा है, उनमें से ज्यादातर जो मांगे थी उन पर केंद्र सरकार काम कर रही थी। वो चीजें आने ही वाली थी, चाहे ट्राई वाला मामला हो, चाहे डिलीवरी पार्टनर्स वाला मामला हो, और किसी ने राघव चड्ढा को ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो क्या वहां से ही कुछ आ रहा था? और क्या वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो चड्ढा साहब का नाम था उसके कारण वो डरे? स्वाति मालीवाल, 2016 का एक मामला है मेरे हिसाब से, एक माइनर विक्टिम थी, उसकी आइडेंटिटी रिवील करने का मामला चल रहा था। 2024 में आम आदमी पार्टी से जुदा होते हैं इनके रास्ते, मतलब अलग नहीं होती हैं, लेकिन वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सामने आ गया। विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का घर, हिंसा के आरोप, ये सब कुछ हुआ। 2025 में उस मामले में स्वाति मालीवाल जो है वो बरी हो जाती हैं, एक्विट कर दी जाती हैं। तो भाई जितने लोग जाते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह का डर भी दिख रहा है, दबाव भी दिख रहा है, लोभ भी दिख रहा है, तो उस कारण से है। और क्या है, पूरी आम आदमी पार्टी की जो राजनीति रही है ना, ये
किसी एक सेंटेंस में आप डिफाइन कर नहीं सकती कि राजनीति किस तरीके की रही है। मतलब प्रशांत भूषण इनके साथ थे, योगेंद्र यादव इनके साथ थे, राजमोहन गांधी इनके साथ थे, आशुतोष इनके साथ, बहुत सारे लोग थे जो फाउंडिंग मेंबर्स भी थे, वो हटा दिए गए, ठीक है, या हट गए, जो भी आप कहें। उसके और जो आइडियोलॉजी थी अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार बदलती रही है। इस पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो बदलती रही। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जब वायलेंस हुआ था, छात्रों को जब पीटा गया था, एक तरीके से चुप लगा गई थी ये पार्टी। शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे एक तरीके का चुप था इस पार्टी के ऊपर। अमानतुल्लाह खान काम कर रहे थे लगातार, तो ये भी था डेलीगेट कर दिया हो कि भाई तुम देखो यहाँ संभाल लो, बाकी हम जो एक ब्रॉडर छवि है उसमें ऐसे इस ट्रैप में हम नहीं फंसना। तो हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी रही हो। अब जैसे देखें, राजेंद्र पाल गौतम इनके मंत्री थे। राजेंद्र पाल गौतम बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं और राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना पड़ता है, जो कि वो मिनिस्टर थे, है ना। तो बहुत सारी रणनीतियां जो हैं वो अस्पष्ट रही हैं, और जब अस्पष्टता रहती है तब दबाव वबाव के जोर पे ना आपकी पार्टी को तोड़ मरोड़ दिया जाता है। पंजाब की बात मैं जो कर रहा था, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण भगवंत मान का स्टेटमेंट है। भगवंत मान ने जब बात बोली थी, जब ये 7 लोग गए थे बीजेपी में, तभी भगवंत मान ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सांसदों विधायकों का क्या, मैं तो लोगों के दिलों में रहता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं। तो ऐसे मौके पे बियॉन्ड दी स्टेटमेंट या बियॉन्ड दी वर्ड्स देखने की जो आदत है, उसमें मुझे लगा कि कुछ तो खटपट और चल रही है, तो कुछ तो और हो सकता है। कुछ भी हो सकता अब है। देखिए पार्टी का क्या होता है, केजरीवाल जी का क्या होता है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। Who are we to judge? अब जज लोगों पे इतने सवाल उठ रहे हैं तो हम लोग कैसे जज करें किसी को? स्वर्णकांता जी इज देयर टू जज। स्वर्णकांता शर्मा जी। खैर, तो मुझे तो लगता है कि भाई बाकी अधिकार दो, चाहे न्याय का अधिकार तो हमारे बेसिक राइट्स में नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है भाई। और एक और डर लगता है कि जब अरविंद केजरीवाल इतनी बार का सीएम, उसको अगर न्याय पे डर लग रहा है तो हमारी हालत आप सोचिए। 100%। और अगर पत्रकार ये बात बोल रहे हैं तो आम जनता की बात सोचिए फिर तो ये पूरा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के मूव को ना द ग्रेट ट्रायल ऑफ 1922 इससे भी जोड़ के देखना चाहिए। महात्मा गांधी के ऊपर ये ट्रायल चल रहा था। महात्मा गांधी ने कह दिया, ऐसा है भाई, तुम्हारा कानून ही अन्यायपूर्ण है ना, मैं दोषी हूँ, जो करना है कर लो, जो सजा देनी है दे लो, ना मैं वकील रखूंगा ना मैं दलील दूंगा। तो वहां भी वकील रखने से इनकार किया था। अवमानना नहीं हो रही है कोर्ट की? अगर ये नहीं जाते तो उठवा तो लिया ही जाएगा फिर, अगर अवमानना वाली बात आ गई तो। अवमानना तो मतलब पर्सनल ईगो हर्ट हो रहा है और वो दिख भी रहा है। बाकी अवमाननाएं कौन कौन करता है, क्या क्या करता है, रिजिजू साहब कहेंगे तो अवमानना नहीं होगी, सही बात। बाकी कोई कहेगा तो अवमानना हो जाएगी। खैर, तो बात और आगे बढ़े उससे पहले हम लोग जो है थोड़ा अंत की तरफ निकल लेते हैं, चलते हैं। देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं, और डिटेल में जानना होता है तो हम लोग तो आ ही जाते हैं, आप भी बताते रहिए क्या देखना है। न्याय का अधिकार बेसिक राइट है, सबको मिलना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, इससे किसी को जो है आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हम लोग के भी तमाम अधिकार जो छीने जा रहे हैं, बोलने का अधिकार, प्रेस का अधिकार, आज़ादी जो है, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे में जनता ही सपोर्ट करेगी। भगवंत मान को तो मैं कितना ही बताऊं कि मेरा क्या सपोर्ट है क्या नहीं है, लेकिन उनकी इस बात को सपोर्ट है कि भाई जनता के दिलों में रहते हैं। तो वहां से मैं तार जोड़ रही हूँ। सर, आपने जो मुंह बनाया ना ये कहाँ से जोड़ रही है पता ही नहीं पड़ रहा। तार जोड़ दिया मैंने। उन्होंने जो कहा कि दिल की बात है, तो हम लोग भी दिल में हैं। अभी तो यूट्यूब पे ही है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, सपोर्ट पॉलिटिक्स। और ये वीडियो देखा आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे बड़ा सपोर्ट यही होता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।